नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान में बजट की बात की जाए तो विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। इस दौरान छोटी बच्चियों से रेप के बढ़ते मामलों को लेकर विधानसभा में विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने छोटी बच्चियों से रेप के आरोपों को और आरोपियों की सजा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सजा का प्रतिशत कम होने पर सवाल भी उठाए। कटारिया के सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में बताया कि पिछले जनवरी 2019 से लेकर जनवरी 2022 की 3 साल की अवधि में छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म के 5,793 मामले दर्ज किए गए हैं। नाबालिग बच्चों से रेप के आरोप में 6,628 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 129 मामले में 398 आरोपियों को कोर्ट से सजा हुई है और कुल 4,631 मामलों में अदालत ने चालान पेश किया है। तो वहीं कुल 283 मामलों में अदालत ने चालान पेश किया जाना बाकी है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने पॉक्सो एक्ट को लेकर और बच्चियों से दुष्कर्म का मामला उठाते हुए कहा कि यह गंभीर चिंतन का विषय है कि किस प्रकार युवाओं में या युवकों में अमानवीय प्रवृत्ति घर कर रही है। इसका मुख्य कारण सोशल मीडिया पर मौजूद अश्लील सामग्री है। सोशल मीडिया पर बैरिकोच अश्लील सामग्री परोसी जाती है और इसी की वजह से ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। बच्चों से रेप के दोषियों को सजा दिलाने के साथ ही ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। इस दौरान राजस्थान पब्लिक सेफ्टी बिल तैयार हो चुका है। बताया गया है कि यह बिल पास हो जाता है तो नोटिफाई एरिया में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पैनिक बटन भी अनिवार्य किया जाएगा। पॉक्सो की अदालतों को कुल मिलाकर के 54 ही तो संख्या है। अब संख्या भी कम है। पॉक्सो अदालतें और खुले तो मेरा हो सकता है कि इसमें ज्यादा जल्दी फैसला हो जाए। लेकिन मोटे तौर पे बात यह है कि गंभीर चिंतन का विषय है, बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। जिस प्रकार से युवकों में अमानवीय प्रवृत्ति घर करती जा रही है, उसका मुख्य कारण जो देखने में मिलता है वो सोशल मीडिया पर जिस प्रकार की अश्लील जो है ये चीज उससे सोशल मीडिया पर बेरोक-टोक जो अश्लील सामग्री परोसी जाती है, जिसके कारण तो वहीं देश भर में अभी 5 राज्यों के चुनाव पूरे हो चुके हैं और 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन राजनीतिक दिलों की धड़कनें अभी से तेज हो चुकी हैं नतीजों के बयान के बाद। और आपको बता दें कि नतीजा आने से पहले ही अब राजनीतिक समीकरणों और विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर उसे रोकने के लिए सभी राजनीतिक दल के पार्टियों के दिग्गज नेताओं में आपस में जुट चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी आज सोमवार को जयपुर पहुंची और माना यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी यहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगी। प्रियंका गांधी के साथ ही राजीव शुक्ला भी नजर आए। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेताओं की नजर में अब राजस्थान सबसे सुरक्षित गढ़ माना जा रहा है। इसी को देखते हुए सीएम गहलोत से मिलने पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी खुद पहुंची। साथ ही राजीव शुक्ला भी उनके साथ जयपुर पहुंचे और माना जा रहा है कि गहलोत के साथ बैठकर आगे भविष्य को देखते हुए राजनीति और समीकरणों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये बात सामने आई है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने हैं। उससे पहले ही अब कांग्रेस के 5 राज्यों के विधायक उम्मीदवारों को खरीद फरोख्त और बड़े बंदी के लिए कांग्रेस के आला कमान की नजर में राजस्थान सबसे सुरक्षित माना गया। राजस्थान में 2 से 3 राज्यों के विधायक उम्मीदवारों को लाया जा सकता है। इससे पहले भी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई अन्य राज्यों के विधायक उम्मीदवारों को राजस्थान ले जाया गया। यहीं पर हुई थी बेड़ाबंदी और सीएम गहलोत आलाकमान के भरोसेमंद हैं। इसीलिए इस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पार्टी के आलाकमान का भरोसा गहरा गया है। इसी को देखते हुए ये बड़ी जिम्मेदारी सीएम गहलोत को मिल सकती है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई अन्य नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को उनके जन्मदिन पर बधाई दी।
सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि वसुंधरा राजे को दम दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वसुंधरा राजे जी, आपको खुशी, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिले। भाजपा नेता सतीश पुनिया ने अपने ट्विटर संदेश में कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को शुभकामनाएं। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान करे। बता दें कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे गुड जन्म दिवस को लेकर एक बड़े शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारियों में जुटा है। माना जा रहा है कि जन्मदिन के बहाने वसुंधरा राजे अपने विरोधियों को सियासी ताकत का एहसास कराएंगी। राजे के जन्मदिन पर उनके समर्थकों ने 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने की पुरजोर कोशिश की। ऐसे में भाजपा की राज्य इकाई भी इस बात पर कड़ी नजर रखे हुए है कि कौन से विधायक, सांसद और पार्टी के अन्य कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में अभी तक चुनाव के लिए किसी मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं किया, जबकि राज्य के समर्थक चाहते हैं कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री का चेहरा हो। पिछले साल भी राजे ने अपने जन्मदिन पर मंदिरों में 2 दिवसीय धार्मिक यात्रा का आयोजन भी किया था। और राजस्थान में पेट्रोल डीजल की मांग अब अचानक से बढ़ गई है। औसत प्रतिदिन पेट्रोलियम की खपत 5 से 7% की बढ़ोतरी के साथ दर्ज की गई। पिछले 4 दिनों में देखने को मिला है ये बढ़ाव। और इसी के साथ ही सोमवार की शाम को यूपी में अंतिम चरण के चुनाव की वोटिंग खत्म होने के साथ ही पेट्रोल की कीमतों में बड़े उछाल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि यह माना जा रहा है कि 20 से 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी अगले कुछ दिनों में हो सकती है, जिस पेट्रोलियम कंपनियों को आपको बता दें कि धीरे धीरे इसके दाम बढ़ाए जाएंगे। और जयपुर शहर के बड़े पेट्रोल पंपों पर खास तौर पर चौपहिया वाहनों की कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। इनमें बस, कारें और कमर्शियल व्हीकल ज्यादा शामिल हैं। लोग टैंक फुल करवाने के लिए पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं। और फिलहाल पेट्रोल की कीमत 107.04 रुपए प्रति लीटर है, यानी कि 107 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर हो गई है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में टोंक रोड स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप के प्रतिनिधि नरेश सिंह गुर्जर ने बताया है कि वाहन चालक पेट्रोल डीजल ज्यादा भरवा रहे हैं। इससे वाहन चालकों को प्रति लीटर 10 से 15 रुपए के फायदे की उम्मीद है। ऐसी चर्चाएं हैं कि 2 से 4 दिन में ही इतनी कीमतें बढ़ सकती हैं कि कई वाहन चालक बार बार अपने व्हीकल ला रहे हैं। जैसे ही पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है, उसे तुरंत रिफिल करवाया जा रहा है। यूपी चुनाव के बाद अब लोगों में यह चर्चा है कि पेट्रोलियम काफी महंगा होने वाला है। गौरतलब है कि पिछले 4 दिन से लगातार ग्राहक बढ़ रहे हैं। जो ग्राहक पहले 500 रुपए का पेट्रोल लेते थे, अब वो 2000 से लेकर 3000 रुपए तक पेट्रोलियम लेना पसंद कर रहे हैं। जितना पेट्रोल डीजल टैंक में आ सकता है, लोग उतना भरवा कर रख रहे हैं। खबर जोधपुर से है। जोधपुर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं से महिलाओं को जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए न्यू पेंशन योजना का अकाउंट खोला जा सकता है। उन्होंने अपील की कि महिला दिवस पर आप अपनी बेटी, पत्नी, बहन को आत्मनिर्भर बनाने वाला कोई गिफ्ट दें। खास पेंशन योजना चलें कि खास पेंशन योजना हर किसी परिवार में लागू हो सकती है। ये जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि ये जानकारी बहुत अहम है कि हर परिवार में कमाने वाले मुखिया के काम आ सकती है। अगर चाहा जाए तो भविष्य में आप अपनी पत्नी, उनके पैसे के लिए किसी पर पत्नी निर्भर नहीं होगी, तो आज ही उसके लिए रेगुलर इनकम का इंतजाम किया जा सकता है। इसके लिए नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करना चाहिए और साथ ही पत्नी के नाम पर न्यू पेंशन स्कीम अकाउंट खोला जा सकता है। एनपीएस अकाउंट से महिलाओं को 100 साल की उम्र पूरी होने पर एक मुश्त रकम मिलेगी। साथ ही हर महीने पेंशन के रूप में एक रेगुलर इनकम होगी। इतना ही नहीं, बल्कि एनपीएस अकाउंट के साथ ही ये तय कर सकते हैं कि महिला को हर महीने पेंशन मिले। इससे महिलाओं की लाइफ सुधर सकती है और ऐसे में 60 साल की उम्र पूरी होने पर पैसों के लिए किसी पर महिलाओं को निर्भर होने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में न्यू पेंशन सिस्टम और एनपीएस अकाउंट में सुविधा अनुसार हर महीने रुपए भी जमा कराए जा सकते हैं। मात्र 1000 की रकम से भी पत्नी के नाम पर एनपीएस अकाउंट खोला जा सकता है। नए नियमों के तहत अगर चाहें तो पत्नी के नाम पर और पत्नी की उम्र अगर 65 साल हो जाए तो उसके बाद भी एनपीएस अकाउंट चलाया जा सकता है।
और किसी भी देश की कला और संस्कृति उसकी अमूल्य पहचान होती है। इसी कला को सहेजने और इसकी रक्षा करने वाले लोग भी बेहद खास होते हैं। कुछ इसी तरह की भारतीय लोक कला को सहेजने और उसे जीवंत रखने का कार्य करने वाले देश भर के लोक कलाकारों की टोलियां इन दिनों राजस्थान के जोधपुर में है। कलाकारों की ये टोलियां यहां पर लोगों को अपनी संस्कृति से रूबरू करवा रही हैं। अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग संस्कृति देखकर जोधपुर के लोग भी खासा उत्साहित हैं। इसी तरह से आयोजन लोक कलाकारों और आम लोगों के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। जोधपुर सांझ की साझेदारी में आदिवासी लोक कलाकारों ने इतिहास रच दिया है। उत्तर क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र पटियाला और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से सोमवार की शाम को इस लोक नृत्य संध्या का समापन समारोह हुआ है। संध्या में 3 दिनों से लेकर 14 राज्यों के आदिवासी लोक कलाकारों ने अपनी नृत्य कला का जादू बिखेरा। जोधपुर सांझ में करीब 250 कलाकारों में छत्तीसगढ़ का गौर मारिया, त्रिपुरा का हौजगिरी, ओडिशा का गौर, मध्य प्रदेश का गुडुमा बाजा और हिमाचल का नाटी, गुजरात का डांगी, राजस्थान का गरसिया, उत्तराखंड का जौनसारी, तेलंगाना का लंबाड़ी, महाराष्ट्र का सोंगी मुखोटे और लद्दाख का फ्लावर, जम्मू कश्मीर के गोजरी और सिक्किम के तमांग शैलो नृत्य के अविस्मरणीय छाप छोड़ी गई। विश्व भर में आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में देश भर में अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के किस्से सामने आ रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर संभाग के डूंगरपुर जिले को महिलाओं ने ऐसा ही काम किया, जिसके चलते उनका सम्मान दिल्ली में किया जाएगा। 6 साल पहले 5 महिलाओं से शुरू हुए इस ग्रुप में आज 4700 महिलाएं जुड़ चुकी हैं और आर्थिक रूप से ये सभी महिलाएं सशक्त बन रही हैं। इस ग्रुप का नाम है झौधरी CLF, जहां महिलाओं के ये ग्रुप आज पूरे देश में अपनी पहचान बना चुके हैं। इसी संगठन से जुड़े करीब 100 परिवारों ने 10 महीने में ही मुर्गी पालन से लेकर 35 लाख रुपए का मुनाफा हासिल किया। इसी का परिणाम है कि आज महिला दिवस के अवसर पर झौधरी महिला इकाइयों को राजस्थान में नंबर 1 और देश के दूसरे सशक्त आत्मनिर्भर संगठन के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। सबसे खास बात यह रही कि इस संगठन ने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। झौधरी CLF की अध्यक्ष इंदिरा परमार डूंगरपुर के छोटे से गांव मटकोला की रहने वाली हैं और वो 8वीं कक्षा तक पढ़ी हैं। उन्होंने ही बताया कि इस संगठन को 5 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया था। इस महिला इकाई ने अब तक 4478 स्वयं सहायता समूह बनाए हैं और इसमें 4700 महिलाएं जुड़ी, जिनका संगठन 35 गांव से जुड़ा हुआ है। इस क्लस्टर ने सबसे ज्यादा समूह बनाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। उपाध्यक्ष पुष्पा देवी ने भी बताया है, जो कि चौधरी कथरफला की रहने वाली हैं और वो 8वीं कक्षा तक ही पढ़ी हैं। सचिन मनपा भी इस ग्रुप में शामिल हैं, जो 12वीं तक पढ़ चुकी हैं। कोषाध्यक्ष गंगा परमार हैं, जो कि इस संगठन की पदाधिकारी होकर कोष विभाग संभालती हैं। सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने चप्पल बनाने की यूनिट लगाने का भी काम किया। 24 महिलाओं ने पहली बार 300 चप्पल तैयार की। इसे 50 से 80 रुपए दाम में लोकल मार्केट में बेचा गया और फिलहाल इनके पास 1500 चप्पल तैयार करने का ऑर्डर है। इसका काम भी जल्द शुरू होने वाला है। खबर बानसूर से है, जहां एक गांव में ग्रामीणों ने पुलिस पर और विभाग पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। ये पूरी घटना आपको बता दें कि मामला नागर लाखा का है, जहां 5 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कब्जा हटाने के लिए राजस्व विभाग की टीम पर जानलेवा हमला किया गया। इसी को लेकर सोमवार को राजस्व विभाग के कर्मचारियों की ओर से उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिया गया है। दरअसल गांव नागर लाखा में 1100 बीघा जमीन पर पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच के परिवार वालों ने कब्जा कर रखा था। इसी को हटाने को लेकर तहसीलदार और पुलिस की गाड़ियों पर ग्रामीणों ने पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में पटवारी अतुल यादव का पैर फ्रैक्चर हो गया, जबकि तहसीलदार के ड्राइवर मुनेश गुज्जर को गंभीर चोट आई है। प्रशासन पर हुए इस हमले से राजस्व कर्मचारी और क्षेत्र में अब भय का माहौल है। हालांकि हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन 2 दिन बाद भी पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। राजस्व कर्मचारियों में भारी आक्रोश है और भय की स्थिति है। राजस्व कर्मचारी क्षेत्र में नहीं जाकर तहसील मुख्यालय पर रहकर ही कार्य कर रहे हैं और अपने आप को असहाय और असुरक्षित महसूस किया जा रहा है। बड़े आघात लगे, शायद एक ईंट से था, दूसरा लाठी से किया गया। उनके 2 फ्रैक्चर भी आए हैं। उसमें पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच और उनके परिवार के सदस्य और गांव के अन्य अतिक्रमी
जिनका योगदान था उन लोगों ने सुनियोजित तरीके से हमला करवाया। पूरी तहसीलदार जी की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, पुलिस पे भी हमला हुआ पटवारी जी। और भिवाड़ी शहर से 20 किलोमीटर दूर बसा ग्वालदा गांव। मेवात क्षेत्र के इस गांव में आज भी कई लोग हैं जो गौ पालन से जुड़े हुए हैं। गांव के चौधरी इतिहास बताते हैं कि आजादी के बाद से ही इस गांव के लोगों का गाय पालने का रोजगार रहा है। 50 के दशक से ही लेकर आज तक यहाँ प्रत्येक घर में 10 से 12 या 15 गायें हैं। ऐसे में कई घरों में तो 50 से ज्यादा गायें भी पाली जाती हैं। गांव में गायों की संख्या अधिक होने की वजह से ही इस गांव का नाम ग्वालदा रखा गया है। ग्वालदा गांव में 90% जनसंख्या मेव समुदाय के लोगों की है। गाय का दूध, घी, दही और गोबर बेचकर ये लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं। जामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे ग्वालदा के रिजवान चौधरी ने बताया है कि नई पीढ़ी बुजुर्गों के द्वारा गाय पालने की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। रिजवान का ये कहना है कि ग्वालदा गांव में गायों की पूजा की जाती है। गांव के आसपास एक भी गाय को कटने नहीं दिया जाता। और अलवर में एमआईए में 2.5 महीने पहले मारपीट के मामले में एक युवक की हत्या के बाद अब परिजन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि हत्या के बाद एमआईए थाने में सामने बैठकर शव को लेकर भी इन लोगों ने हड़ताल की थी और अब सभी दोषियों को गिरफ्तार नहीं करने और परिवार को आर्थिक सहायता नहीं मिलने को लेकर अलवर कलेक्ट्रेट के बाहर ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपको बता दें कि एमआईए के निवासी महादेव का उनके पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था। 27 दिसंबर को महादेव के साथ मारपीट की गई, जिसमें इलाज के दौरान महादेव की 30 दिसंबर को मौत हो गई। उसके बाद से ही परिजनों ने शव को लेकर एमआईए थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया। मांग थी कि सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। हालांकि मृतक की बहन का ये आरोप है कि उसके भाई की हत्या के कुल 12 आरोपी थे। इसमें से पुलिस ने केवल 5 को ही गिरफ्तार किया है। अभी 7 आरोपी बाहर हैं। पुलिस 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन इसके अलावा उसके मृतक भाई के 3 बच्चे और पत्नी हैं। सरकार की तरफ से परिवार की आजीविका के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। इन 2 मांगों को लेकर परिवार अलवर कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गया है। और उदयपुर में पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार सुबह से ही देखने को मिल रहा है। प्रदेश पर छाने वाले पश्चिमी विक्षोभ के चलते यह अनुमान लगाया गया है कि उदयपुर में बरसात हो सकती है। ऐसे में उदयपुर में अब तक बरसात हुई तो नहीं है, लेकिन मंगलवार सुबह से ही उदयपुर में बादल छाए हैं, जिसके चलते मौसम में एक बार फिर से ठंडक बढ़ गई है। बादलों के चलते सुबह का पारा बढ़कर अब 16.6 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर उदयपुर समेत प्रदेश भर में देखने को मिल सकता है। उदयपुर में मंगलवार और बुधवार को बादल छाए रहेंगे और इसी के साथ ही बिजली कड़कने के साथ साथ बरसात भी देखने को मिल सकती है। इसी का असर 2 दिन के बाद भी रहने को मिलेगा। ऐसे में 2 दिन के पारे पर भी यह असर देखने को मिल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते 2 दिन धूप खिली रहेगी और इसी के साथ आशंका यह भी है कि धूप ना भी देखने को मिले, क्योंकि इसके साथ ही दिन का पारा गिर सकता है। सोमवार को ही दिन का पारा 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो 10 मार्च से एक बार फिर से मौसम बदलने लगेगा। 2 दिन मौसम में ठंडक रहने के बाद गुरुवार से एक बार फिर से मौसम बदलेगा। मौसम में एक बार फिर गर्मी बढ़ेगी और अगले हफ्ते ये तापमान बढ़कर 35 डिग्री के पार पहुंच सकता है। तो वहीं सुबह का न्यूनतम तापमान भी अगले हफ्ते 20 डिग्री को पार कर जाएगा। बता दें कि इस बार अब तक गर्मी का कुछ खास असर देखने को उदयपुर में नहीं मिला है। हालांकि इस विक्षोभ के बाद मार्च में तापमान में गिरावट या मौसम में बदलाव ना के बराबर ही होने की संभावना है।